और मध्य प्रदेश के बहरानपुर में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पिता ने अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया है। बात सिर्फ इतनी नहीं रही, बल्कि इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलकर बेटे की लाश को ठिकाने भी लगा दिया। तो वहीं पुलिस ने 15 दिन बाद इस पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। गौरतलब है कि पुलिस ने एक रस्सी के सहारे इस केस को सुलझाया और बहरानपुर एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया है कि घटना निबोला थाना इलाके के धूलकोट गांव की है। 5 जनवरी को रुपरेल नदी में रामकृष्ण नाम के एक युवक की लाश मिली थी। लाश के हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। जांच में यह सामने आया कि मृतक का अपने परिवार के साथ विवाद रहता था। जांच आगे बढ़ाने पर मृतक के घर पर भी वही रस्सी मिली जो लाश के हाथ पैर में बंधी हुई थी। इसी आधार पर रामकृष्ण के पिता, मां और बहन से पूछताछ की गई, जहां उन्होंने जुर्म स्वीकारते हुए हत्या की बात कबूल कर ली है। और मध्य प्रदेश के कई अधिकारियों को लोकायुक्त के छापे का डर दिखाकर लाखों रुपए ऐंठने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको कि ईओडब्ल्यू भोपाल में सुल्तानाबाद से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये खुद को लोकायुक्त अधिकारी बनाकर अफसरों को डराया करते थे। जानकारी के अनुसार रीवा का रहने वाला संजय मिश्रा अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता था। ईओडब्ल्यू को इस मामले में शिकायत मिली थी और जिसके बाद भोपाल में कोचरा सुल्तानाबाद से इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम रीवा निवासी संजय मिश्रा, उसका बेटा आकृति मिश्रा और रघुराजा गर्ग बताया गया है। तीनों पर रीवा में कई मामले दर्ज किए गए। मुख्य आरोपी संजय मिश्रा ने अपने साथियों के साथ कई जिला पंचायत, जल संसाधन विभाग, पीएचई, पीडब्ल्यूडी और ऐसे तमाम विभाग हैं जहां पर अधिकारियों को छापे का डर दिखाकर लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवाए। बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी संजय पिता रामलोचन मिश्रा निवासी तिलक नगर रीवा पर ईओडब्ल्यू पुलिस ने 10,000 रुपए का इनाम भी रखा था। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त का अधिकारी बनकर संजय मिश्रा शासकीय कर्मचारियों को छापे का डर दिखाया करता था और अपने यूनियन बैंक के खाते में रकम डलवाता था। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। उद्योगपुरी में केमिकल फैक्ट्री में सोमवार शाम को अचानक भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग मिथाइल केमिकल से बनने की वाली गैस की वजह से आग पकड़ ली गई और मौके पर दमकल की तमाम गाड़ियां पहुंची। वहां पर आग बुझाने का काम किया गया। साथ ही आपको बता दें कि नागझरी इंडस्ट्रियल एरिया में ओंकार केमिकल फैक्ट्री में दवाइयों के लिए उपयोग होने वाला रॉ मटेरियल उसका निर्माण किया जाता था और शाम को करीब 6 बजे के आसपास अचानक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट हुआ और ये आग लग गई। काम कर रहे कर्मचारी भी लगातार आग लगते हुए देखकर बाहर भाग निकले और खड़े होकर देखते रहे। इस दौरान फैक्ट्री में मेथेनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक पदार्थ रखे होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया है। माना जा रहा है कि आग की लपटें और धुआं देखकर आसपास की फैक्ट्री वाले भी दहशत में आ गए थे। तो वहीं आगजनी की जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड की जो टीम है मौके पर पहुंच गई और शाम से ही आग बुझाने का काम किया जाने लगा। एसडीएम जगदीश डाबर, सीएसपी वंदना चौहान के साथ नागजरी थाने का बल भी वहां पहुंच गया। आग फैलती देखी तो आसपास की लकड़ी की एक फैक्ट्री को भी खाली कराया गया। तो वहीं आसपास फैक्ट्री वालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही देर रात तक आग पर जो काबू पाने की कोशिश है वो की गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और बदला लेने की मध्य प्रदेश से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने लोगों को चौंका दिया है। ये खबर रतलाम जिले की है, जहां पर एक छोटे से गांव रतागढ़ खेड़ा की ये पूरा मामला बताया गया है, जहां पर 4 जनवरी को एक किसान खेत पर सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का बटन दबाता है और धमाके से उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। विस्फोट की आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। आसपास के लोग मौके पर पहुंचते हैं तो उन्हें हर तरफ बस शरीर के अंग बिखरे पड़े मिले।
बता दें आपको कि पुलिस बुलाई जाती है इस दौरान, जिसके बाद जांच होती है और हत्या के पीछे की जो कहानी सामने आती है उससे गांव वालों की सांसें रुक जाती हैं। माना ही जा रहा है कि 1 साल पहले एक गैंग रेप हुआ जहां से कहानी शुरू हुई और इसके बाद सनसनी वारदात की कहानी साल भर पहले शुरू की गई, जहां गांव के दबंग दोस्तों ने गांव के ही एक युवक की पत्नी के साथ गैंग रेप किया। पत्नी को बचाने की कोशिश की गई तो तीनों ने पति को धमकाया और बोले कि एफआईआर भी की तो मार डालेंगे, जिसके बाद बदले की आग में जलने लगा वो शख्स और धमकी से डर गया, लेकिन पुलिस के पास नहीं गया। आंखों के सामने पत्नी की असमत लुटते देखना, उसके बाद भी उसने कसम खाई कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद अंदर ही अंदर बदले की आग से वो जलता रहा और पहले 6 महीने तक वो चुप रहा और आरोपियों के बेपरवाह होने का इंतजार किया गया और मौका देखकर शख्स ने तीनों के हत्याकांड की साजिश रच डाली है। और दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में मिले बम से राजधानी को दहलाने की साजिश आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने रची थी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी को विस्फोट से उड़ाने की साजिश आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने ली है। बता दें आपको कि अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन मुजाहिदीन गजवात हिंद ने टेलीग्राम पर यह लेटर भेजकर इस आईईडी हमले की जिम्मेदारी ली है। लेटर में लिखा गया कि एमजीएच ने धमकी देते हुए कहा है कि हमारे मुजाहिद भाइयों ने 14 जनवरी को धमाके के लिए दिल्ली के गाजीपुर में आईईडी प्लांट किया और अब टेक्निकल वजहों से वक्त पर नहीं फटा, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम और तैयारी के साथ धमाका करेंगे जिसकी गूंज पूरे भारत में सुनाई देगी। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस के पहले गाजीपुर की फूल मंडी के पास विस्फोटक आरडीएक्स बरामद होने के बाद अब दिल्ली पुलिस ने राजपथ और उसके आसपास की सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया है। बता दें कि करीब 300 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और चेहरे की पहचान करने वाले सिस्टम भी लगा दिए गए हैं। और इस बीच बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना की बेकाबू रफ्तार इस वक्त देश में जारी है। हालांकि कई नए मामले सामने आए हैं, लेकिन कुछ मामलों में कमी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 2,38,018 नए मामले सामने आए, जबकि 310 लोगों की मौत हुई। हालांकि इस दौरान 1,57,421 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं कुल की तुलना में। और आपको बता दें कि कल की जो तुलना है उसके हिसाब से आज कोरोना के 20,071 कम मामले सामने आए हैं। सोमवार को कोरोना के 2,58,089 नए मामले सामने आए थे। इसके बाद देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब बढ़कर के 17,36,628 हो गई। कुल रिकवर कर चुके लोगों का आंकड़ा आपको बता दें, जहां पर 3,53,94,882 पहुंच चुका है। अब तक इस कोविड-19 महामारी से करीब 10 में से 4,86,761 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि ओमिक्रॉन के कुल मामले बढ़कर अब 8,891 हो चुके हैं। देश में वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन की रफ्तार तेज रफ्तार के साथ जारी है और अब तक कुल 158 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। देश में कल कोरोना वायरस के करीब 16,49,143 सैंपल टेस्ट किए गए थे और कल की तुलना में कुल 70,54,11,425 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 17 जनवरी 2022 तक देश भर में 158,04,41,000 कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन करीब 79.91 लाख टीके लगाए गए थे और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार अब तक करीब 70.54 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। बीते दिन भी 16.49 लाख कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए, जिसका पॉजिटिविटी रेट 14% से ज्यादा है। और दिल्ली में सोमवार को 18,669 लोगों को बूस्टर डोज दी गई है। इनमें से 2,900 से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। कोविन ऐप के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में सोमवार को 60 और उससे अधिक आयु वर्ग के कम से कम 6,439 लोगों को, जबकि 9,252 अग्रिम मोर्चा कर्मियों को टीके की तीसरी खुराक दी गई। इसके मुताबिक अब दिल्ली में 15 से लेकर 17 वर्ष आयु वर्ग के जो लोग हैं, उनमें करीब 5.6 लाख से अधिक लाभार्थियों को अब तक टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है।
सोमवार की बात करें तो करीब 48,000 से अधिक खुराक इसमें शामिल हैं, जहां बच्चों को खुराक दी गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल 16 जनवरी को शुरू हुए टीकाकरण अभियान के बाद से अब तक दिल्ली में कोविड रोधी टीके की 2.85 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। और कांग्रेस की महाराष्ट्र यूनिट के अध्यक्ष नाना पटोले की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने सोमवार को नागपुर में नाना पटोले के खिलाफ पीएम मोदी को गाली देने के मामले में शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बीजेपी नेता राम कदम ने भी उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। नितिन गडकरी ने ट्विटर पर लिखा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, वो निंदनीय है। मेरी पुलिस प्रशासन से विनती है कि पटोले पर एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और डीजी पुलिस कांग्रेस प्रांत अध्यक्ष नाना पटोले पर तुरंत एफआईआर दर्ज करे। उनकी जगह लोगों के बीच नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे है। क्या कांग्रेस दल के नेताओं को किसी को भी मारने और गालियां देने का ठाकरे सरकार ने छूट दी है क्या? अगर एफआईआर नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। नाना पटोले एक वीडियो में दरअसल कथित तौर पर ये कहते सुनाई दिए कि वो मोदी को पीट सकते हैं और गाली दे सकते हैं। इस वीडियो में पटोले को भंडारा जिले के ग्रामीणों से कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मैं मोदी को पीट सकता हूं, मैं उन्हें गाली दे सकता हूं। यही वजह है कि वो यानी कि मोदी मेरे खिलाफ प्रचार करने आए। विवाद के बाद पटोले ने कहा कि लोगों ने उनसे उनके निर्वाचन क्षेत्र में मोदी नाम के एक स्थानीय गुंडे के बारे में शिकायत की थी और उन्होंने इस तरह की बात प्रधानमंत्री के लिए नहीं कही। पटोले ने यह भी कहा कि मैं सिर्फ फिर से यह स्पष्ट कर दूं कि मैं प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बल्कि मोदी नाम के एक स्थानीय गुंडे के बारे में बात कर रहा था। और 26 जनवरी 2022 को भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। देश में हर साल इस दिन राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार गणतंत्र दिवस की परेड निर्धारित समय से आधा घंटा देरी के साथ शुरू होगी। 75 साल में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड देरी के साथ शुरू होगी और कोरोना प्रोटोकॉल और श्रद्धांजलि सभा की वजह से गणतंत्र दिवस परेड को इस साल शुरू होने में देरी होगी। पहले जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वाले सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद परेड शुरू की जाएगी। परेड कुल 90 मिनट की होती है और हर साल 26 जनवरी को सुबह ठीक 10 बजे राजपथ पर परेड शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार परेड 10:30 बजे शुरू की जाएगी और ये परेड 8 किलोमीटर की होगी। परेड रायसीन हिल से शुरू होकर राजपथ, इंडिया गेट से होते हुए लाल किले पर खत्म होती थी और परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।